फिल्म की शुरुआत एक बड़े सूखे रेगिस्तान से होती है, जहां एक कंपनी के कुछ लोग बड़ी उम्मीद लेकर पहुंचे होते हैं। उनका सपना था कि यहां से तेल निकलेगा और सब अमीर बन जाएंगे, पर किस्मत ने ऐसा मजाक किया कि वहां तेल का नाम भी नहीं था। सबके चेहरे ऐसे लटक गए जैसे परीक्षा में फेल हो गए हों। अब वो लोग सोचते हैं कि यहाँ रुक कर क्या करेंगे, इसीलिए वापसी का फैसला किया जाता है। कंपनी उनकी मदद के लिए एक जहाज भेजती है। उस जहाज का पायलट था फ्रैंक, जो खुद को बहुत बहादुर समझता था। उसके साथ एक को पायलट भी था जो थोड़ा घबराया हुआ रहता है। सब लोग जल्दी जल्दी जहाज में बैठ जाते हैं। हर किसी के मन में यही था कि बस यहाँ से निकल चलो। सब तैयार हो जाते हैं और जहाज उड़ान भर लेता है। उड़ान के कुछ ही समय बाद आसमान का रंग बदलने लगता है। सामने एक भयानक रेत का तूफान खड़ा था, जैसे कोई दैत्य रास्ता रोक कर खड़ा हो। को पायलट डरते हुए फ्रैंक से पूछता है, अब क्या करें? फ्रैंक सोचता है अगर वापस गए तो ईंधन कम पड़ जाएगा और दोबारा उड़ान भरना मुश्किल हो जाएगा। वो बहादुरी दिखाते हुए जहाज को तूफान के अंदर ले जाता है। सबकी धड़कन तेज हो जाती है। जहाज में बहुत वजन था और तूफान भी बहुत तेज। रेत इंजन में घुसने लगती है और आवाज अजीब सी आने लगती है। फ्रैंक समझ जाता है मामला गड़बड़ है। वो सबको बताता है कि अब इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। बाहर कुछ दिख नहीं रहा था। रेत ने पूरा आसमान ढक लिया था। फिर भी वो हिम्मत करके नीचे उतरने की कोशिश करता है। लैंडिंग आसान नहीं थी। जहाज नीचे आते ही एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है। झटका इतना जोरदार था कि जहाज का पिछला हिस्सा अलग हो जाता है। एक यात्री नीचे गिरकर अपनी जान गंवा देता है। रेत में फिसलता हुआ जहाज दूर जा रुकता है। बाद में पता चलता है कि 2 और लोग भी नहीं बचे। तूफान अभी भी बाहर गूंज रहा था, इसलिए सब लोग डरे हुए अंदर ही बैठे रहते हैं। तूफान धीरे धीरे शांत होता है और सब लोग डरते डरते बाहर निकलते हैं। बाहर का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। उनका जहाज आधा रेत में दब चुका था, जैसे जमीन ने उसे निगल लिया हो। थोड़ी देर बाद हवा और रेत हटती है तो जहाज थोड़ा साफ दिखने लगता है। अब सबको समझ आता है कि वो इस सुनसान रेगिस्तान में फंस चुके हैं। यहाँ से निकलने का कोई सीधा रास्ता नहीं दिख रहा था। सब लोग अपना सामान और खाने का हिसाब देखने लगते हैं। गिनती करने पर पता चलता है कि खाना बस 1 महीने तक चल सकता है। ये सुनकर कुछ लोग राहत की सांस लेते हैं और कुछ और डर जाते हैं। तभी एक आदमी फ्रैंक से कहता है कि मैं पैदल निकल जाऊंगा। असल में इस रेगिस्तान से बाहर जाने के लिए 200 मील चलना पड़ेगा। ये दूरी सुनकर बाकी लोगों के पसीने छूट जाते हैं। वो आदमी बड़ी शान से कहता है कि मैं अक्सर सफर करता हूँ, इसलिए पैदल जा सकता हूँ। लेकिन सच्चाई यह थी कि उनका रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। मदद बुलाने का कोई तरीका नहीं बचा था। एक दूसरा आदमी उसे समझाता है कि क्या तुम पागल हो? ये जुलाई का महीना है और रेगिस्तान की गर्मी आग जैसी होती है। यहाँ दिन में चलना मतलब खुद को तंदूर में डालना है। वो जिद पर अड़ा रहता है और कहता है कि मैं रात में चलूंगा। फ्रैंक उसे समझाता है और आखिर वह मान जाता है। सब लोग थोड़ी राहत महसूस करते हैं और रात हो जाती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रात में फिर से तेज हवा चलने लगती है। एक आदमी उठकर बाहर जाता है और तूफान में फिसल कर गिर जाता है। वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाता है, पर तूफान की आवाज इतनी तेज थी कि किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। सुबह जब सब उठते हैं तो एक साथी गायब मिलता है। सब लोग उसे ढूंढने निकलते हैं। कुछ दूर रेत में उसका निशान मिलता है, लेकिन उसके साथ क्या हुआ किसी को कोई अंदाजा नहीं होता। अब डर और भी बढ़ चुका था। वह आदमी रेत में दब चुका था, इसलिए उसका कोई पता नहीं चला। इसी बीच उनकी टीम की एक लड़की घबराई हुई फ्रैंक के पास आती है। वह धीमी आवाज में पूछती है, क्या कोई हमें बचाने आएगा? कितने प्रतिशत उम्मीद है कि मदद मिलेगी? उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, जैसे जवाब पहले से जानती हो। फ्रैंक कुछ पल चुप रहता है, फिर सच बोलने का फैसला करता है। फ्रैंक कहता है, हम रेगिस्तान के बिल्कुल बीच में खड़े हैं। मुझे नहीं लगता किसी को हमारी जगह का पता चलेगा। यहाँ रेडियो सिग्नल भी बहुत कमजोर हैं और हमारा खाना भी ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अगर हम पैदल चले तो 2 दिन में सब खत्म हो जाएगा। इस समय बस इंतजार ही एक रास्ता है। उसकी बात सुनकर सबकी उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगती है। अब कुछ लोगों को लगने लगता है कि कोई नहीं आएगा। तभी 2 आदमी तय करते हैं कि हम खुद ही निकलेंगे। वे पानी साथ ले जाना चाहते थे ताकि रास्ते में काम आए। फ्रैंक उन्हें रोकता है और कहता है कि पानी कम है, अगर सब ले गए तो बाकी लोग क्या करेंगे? बात बढ़ती है और माहौल गर्म हो जाता है, जैसे रेगिस्तान की धूप। बहस इतनी बढ़ती है कि हाथापाई शुरू हो जाती है। धक्का मुक्की में पानी का ड्रम गिर जाता है। कीमती पानी रेत में समा जाता है जैसे सोना खो गया हो। सब एक दूसरे को गुस्से से देखने लगते हैं। तभी उनकी टीम का एक आदमी आगे आता है। उसका नाम इलियट था और वह अब तक चुप रहता था। इलियट कहता है, मेरे पास एक तरीका है जिससे हम बच सकते हैं। सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। वह कहता है कि हम इस टूटे जहाज से नया जहाज बना सकते हैं। फ्रैंक ताना मारते हुए पूछता है, तुम्हें जहाज के बारे में क्या पता? इलियट शांत रहकर बताता है कि वह पहले जहाज डिजाइन करता
करता था। सबको पहली बार उसके बारे में पता चलता है क्योंकि वह कंपनी में नया था और कम समय से साथ था। कुछ लोग उसकी बात मानने को तैयार हो जाते हैं, पर फ्रैंक को यह सपना जैसा लगता है और वह विश्वास नहीं करता। सुबह होते ही पता चलता है कि एक और आदमी गायब है। सबके चेहरे फिर से डर से भर जाते हैं। टीम की वही लड़की कहती है कि मैं उसे ढूंढने जाऊंगी। फ्रैंक तुरंत उसे रोकता है और कहता है, तुम यहीं रहो, मैं जाता हूँ। वह अकेला उस जगह की तरफ बढ़ता है जहाँ जहाज पत्थर से टकराया था। रेत पर चलते हुए उसका दिल भी भारी हो जाता है। वह वहाँ पहुँचता है और देखता है कि एक आदमी की लाश पड़ी है। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे और गोलियों के निशान साफ दिख रहे थे। दृश्य इतना डरावना था कि हवा भी ठंडी लगने लगती है। तभी पीछे से एक और आदमी आता है। वह कहता है, शायद लुटेरे आए होंगे, उन्होंने उसके कपड़े और सामान सब ले लिया होगा। फ्रैंक उसे चुप रहने को कहता है और वहाँ से जाने को बोलता है। फ्रैंक से पूछता है, आप जहाज बनाने की इजाजत क्यों नहीं देते? फ्रैंक कहता है, जब मुझे पता है यह मुमकिन नहीं तो झूठी उम्मीद क्यों दूं? दूसरा आदमी मुस्कुराकर कहता है, दुनिया उम्मीद पर चलती है, अगर उम्मीद छीन ली तो लोग जीना छोड़ देंगे। ये बात फ्रैंक के दिल को छू जाती है। आखिरकार फ्रैंक मान जाता है कि कोशिश करनी चाहिए। सब लोग उस जगह इकट्ठा होते हैं जहाँ बाकी साथी इंतजार कर रहे थे। अब वे टूटे जहाज से नया जहाज बनाने की योजना शुरू करते हैं। दिन में गर्मी इतनी तेज होती है कि दिमाग भी पकने लगे, इसलिए वे रात में काम करने का फैसला करते हैं। एक रात वेल्डिंग करते समय चिंगारियां उड़कर ईंधन पर गिर जाती हैं। जिस ईंधन को उन्होंने आग जलाने के लिए संभाल कर रखा था वह खराब हो जाता है। अब उनके पास बहुत कम ईंधन बचता है। मजबूरी में उन्हें दिन में काम करना पड़ता है। तेज धूप में पसीना ऐसे बहता है जैसे नल खुल गया हो। उन्हें पुराने जहाज के हिस्सों से एक पंख जोड़ना था ताकि उसी से नया जहाज तैयार हो सके और उम्मीद फिर से उड़ान भर सके। वे लोग एक भारी जंजीर की मदद से पंख को ऊपर उठाते हैं क्योंकि उनके पास क्रेन जैसी कोई मशीन नहीं थी। धीरे धीरे पसीना बहाते हुए वे पंख को जोड़ने लगते हैं। अचानक जोर की आवाज आती है और जंजीर टूट जाती है। सबका दिल एक पल के लिए रुक जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से पंख अपनी जगह अटक चुका था। अंदर खड़ा एक आदमी बाहर आकर चिल्लाता है कि पंख जुड़ गया। यह सुनते ही सब लोग खुशी से उछल पड़ते हैं। उन्हें लगता है जैसे नई जिंदगी मिल गई हो। कुछ लोग तो रेगिस्तान में ही नाचने लगते हैं। वे रेत हटाकर जहाज के लिए रास्ता साफ करने लगते हैं ताकि उड़ान भरने में दिक्कत ना हो। पर यह काम आसान नहीं था। हर कदम पर मुश्किल खड़ी थी, जैसे परीक्षा ले रही हो। एक दिन अचानक बिजली वाला तूफान आ जाता है। आसमान में चमक ऐसी जैसे कोई फोटो खींच रहा हो। सब लोग भागकर छिपने लगते हैं, लेकिन इलियट वहीं खड़ा रहता है। वह कहता है, मैं अपने जहाज को कुछ नहीं होने दूंगा। उसने इस पर बहुत मेहनत की थी। फ्रैंक दौड़कर आता है और उसे धक्का देकर दूर करता है। फ्रैंक उसे बचा लेता है क्योंकि अगर इलियट को कुछ हो जाता तो जहाज का सपना भी खत्म हो जाता। सब लोग अपने जहाज का नाम फीनिक्स रखते हैं। कहते हैं जैसे राख से उठता है वैसे यह भी उठेगा। फिर भी अभी बहुत काम बाकी था। रात को पहरा देते हुए वे दूर कुछ टेंट देखते हैं। दूरबीन से देखने पर कुछ लोग वहाँ सोते दिखते हैं। असल में वे रेगिस्तान के लुटेरे थे जो वहाँ आने वालों को लूट लेते थे। फ्रैंक के साथी इस सच्चाई से अनजान थे। फ्रैंक कहता है, हमें उनसे पानी मांगना चाहिए। इलियट उसे रोकने की कोशिश करता है, पर फ्रैंक उसकी बात नहीं सुनता। कुछ साथियों को लेकर वह पानी लेने जाता है। जैसे ही वे पास पहुँचते हैं, लुटेरे उन पर हमला कर देते हैं। लुटेरों के हमले में फ्रैंक का एक दोस्त मारा जाता है। यह देखकर माहौल आग की तरह भड़क उठता है। दोनों तरफ से जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिरकार लुटेरे मारे जाते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी जान बचाकर भाग निकलता है। फ्रैंक उसके पीछे दौड़ता है। वह उसे पकड़ तो लेता है पर मारता नहीं। उसे बांधकर अपने साथियों के पास ले आता है। सभी लोग चिल्लाते हैं कि इसे अभी खत्म कर दो। फ्रैंक उन्हें रोकता है और कहता है, हम हत्यारे नहीं हैं। तभी इलियट आगे आता है और बिना सोचे उसे मार देता है। फ्रैंक गुस्से में उसे खूब डांटता है। इलियट भी भड़क जाता है और कहता है, सब गलती तुम्हारी है। तुम पायलट थे, फिर भी हमें यहाँ फंसा दिया। अगर सही फैसला लेते तो हम बच सकते थे। फ्रैंक का गुस्सा फूट पड़ता है और वह इलियट को मुक्का मार देता है। इलियट जमीन पर गिर जाता है और सबके सामने उसकी बेइज्जती हो जाती है। अब वह तमतमाकर कहता है, मैं जहाज नहीं बनाऊंगा, सारी मेहनत मैं करता हूँ और तुम बस हुक्म चलाते हो। माहौल फिर से भारी हो जाता है। तभी टीम की वही लड़की उसके पास आती है। वह धीरे से कहती है, हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे बिना यह काम अधूरा है। इलियट कुछ सोचकर शर्त रखता है, अगर फ्रैंक सबके सामने माफी मांगे तो वह काम करेगा। सबकी नजरें फ्रैंक पर टिक जाती हैं। आखिर वह अपनी गलती मान लेता है और माफी मांगता है। अब टीम फिर से एक हो जाती है। एक दिन दूरबीन से वे देखते हैं कि भागा हुआ लुटेरा अपने साथियों के साथ
साथ लौट आया है। वे हमला नहीं करते क्योंकि उनके पास अब बंदूकें नहीं हैं। बंदूकें फ्रैंक और उसके साथियों के पास हैं। लुटेरे जानते थे कि इन लोगों के पास खाना कम है। वे इंतजार कर रहे थे कि जब खाना खत्म होगा तब वार करेंगे। इधर ये लोग जोश के साथ जहाज बनाने में लगे रहते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि फीनिक्स एक दिन सच में उड़ान भरेगा। एक दिन फ्रैंक को मलबे में एक किताब मिलती है। उसमें अलग अलग जहाजों के मॉडल बने हुए थे। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इलियट जिन डिजाइन पर काम करता था वो छोटे मॉडल थे। वह बच्चों के खिलौना जहाज बनाया करता था। लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब उन्हें शक होने लगता है कि कहीं उन्होंने गलत आदमी पर भरोसा तो नहीं किया। एक आदमी गुस्से में चिल्लाता है कि कब से हमें बेवकूफ बना रहे हो, तुमने कभी इतना बड़ा जहाज बनाया ही नहीं, ये कभी उड़ नहीं पाएगा। वह गुस्से में बंदूक निकालकर इलियट के सिर पर तान देता है। इलियट घबराता नहीं, वह शांत आवाज में कहता है, मुझ पर भरोसा करो, ये जहाज जरूर उड़ेगा। फ्रैंक आगे बढ़कर उस आदमी को रोक लेता है। तभी अचानक फिर से तूफान आ जाता है। तेज हवा में उनका बनाया हुआ जहाज हिलने लगता है। सब लोग डरते हुए उसे पकड़ लेते हैं, पर धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि जहाज संतुलन बना रहा है। तूफान रुकने के बाद भी कुछ लोग निराश हो जाते हैं। फ्रैंक फिर कहता है, यह जरूर उड़ेगा। वे सब मिलकर जहाज को रेत से बाहर खींचते हैं, उसे साफ जगह पर लाकर खड़ा करते हैं। इंजन चालू किया जाता है। पहले आवाज अटकती है, फिर अचानक गूंज उठती है। सबकी सांसें थम जाती हैं। धीरे धीरे जहाज आगे बढ़ता है और जमीन छोड़ देता है। इंजन की आवाज सुनकर लुटेरे घोड़ों पर सवार होकर पहुंच जाते हैं। वे बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। हाथों में बंदूकें लेकर वे उन्हें मारने आते हैं, लेकिन जहाज का डिजाइन अलग था। अंदर बैठने की जगह बहुत कम थी, इसलिए सब लोग बाहर से लटक जाते हैं। जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लुटेरे गोलियां चलाते हैं, पर एक भी गोली उन्हें छू नहीं पाती। अब आसमान ही उनका सहारा था। अचानक उनका जहाज एक गहरे गड्ढे में जा गिरता है। जोर का झटका लगता है और सबकी सांस अटक जाती है। दूर खड़े लुटेरे सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया। उन्हें लगता है कोई भी जिंदा नहीं बचा, पर कहानी अभी बाकी थी। अचानक उसी गड्ढे से उनका फीनिक्स जोर से आसमान में उठता है। ये दृश्य देखकर सबकी आंखों में चमक आ जाती है। जो लोग कुछ देर पहले हार मान चुके थे अब खुशी से चिल्लाते हैं। इतने हफ्तों की मेहनत रंग लाई थी। रेगिस्तान की कैद से वे आखिर आजाद हो गए। फीनिक्स सच में राख से उठकर उड़ चुका था। आखिरी दृश्यों में हम देखते हैं कि सब अपने परिवार से मिल रहे हैं। फ्रैंक ने बाद में अपनी खुद की एयरलाइन कंपनी शुरू की और उसका नाम भी फीनिक्स रखा। अब वह सिर्फ पायलट नहीं बल्कि मालिक बन चुका था। और इलियट को भला कौन भूल सकता है। उसी की समझ और जिद ने सबकी जान बचाई। बाद में अखबार में उसकी तस्वीर छपती है जिसमें लिखा होता है नासा। इसका मतलब अब वह अंतरिक्ष संस्था में काम कर रहा है। जिस आदमी पर शक किया गया वही हीरो बन गया। इस तरह सबकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। रेगिस्तान की वह डरावनी कहानी अब एक सीख बन जाती है। उम्मीद और मेहनत मिल जाए तो चमत्कार हो सकता है। तो फीनिक्स की तरह हर इंसान गिरकर फिर उठ सकता है। और इसी खूबसूरत संदेश के साथ फिल्म की कहानी खत्म होती है। धन्यवाद।